बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्डन का चैप्टर नंबर 18 को हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले पैराग्राफ में उन्होंने हमें बताया कि हमने चैप्टर नंबर 17 प्रीवियस चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि ब्लड फ्लो का लोकल कंट्रोल किस तरह से हो रहा था, लोकल टिश्यू मैकेनिज्म किस तरह से ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम किस तरह से कंट्रोल करता है सर्कुलेशन के अंदर ब्लड फ्लो को। नर्वस सिस्टम में जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करेगा वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट कर रहा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। तो इनमें से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, वैसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी रोल प्ले कर रहा होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैं ड्रॉ करता हूँ ब्रेन, और ये हमारे पास आ गई स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से मुख्तलिफ जगहों से स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं। भाई मतलब यहाँ पे सर्विकल नर्व्स होती हैं, फिर इतने एरिया में थोरेसिक नर्व्स होती हैं, फिर लंबर नर्व्स होती हैं। तो इस तरह से स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं। बेसिकली होता है क्या है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं वो यहाँ से ब्रेन से एंटर होगी स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड को लीव करेंगी ये थ्रू अलॉन्ग विद ऑल द थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स। और फर्स्ट 1 और 2 यानी पहली एक या पहली 2 लंबर नर्व्स के साथ ये सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी, आप ब्रेन से नहीं है। निकल के दोनों साइड पे ये इस तरह से एक चेन फॉर्म करेंगी। ये सारी जो निकली हैं दोनों साइड्स पे इन्होंने एक चेन फॉर्म की। इस चेन को हम नाम देते हैं सिंपैथेटिक चेन। इस चेन को नाम देते हैं सिंपैथेटिक चेन। फिर इस चेन से आगे ओवरऑल हम कहते हैं 2 लोकेशंस पे हमारे पास ब्लड ये जो नर्व्स हैं ये जा रही होती हैं। उन 2 लोकेशंस को ये देखिएगा, यहाँ तक सिंपैथेटिक चेन को डिस्कस किया है। फिर जो 2 लोकेशंस है वो पहली लोकेशन उन्होंने बताई है कि इंटरनल विसरा की वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और दूसरा हार्ट। तो जो 2 रूट्स थे, नंबर 1 कौन सा हो गया, हार्ट और इंटरनल विसरा की ब्लड वेसल्स, और नंबर 2 सारी पेरिफेरल बॉडी की ब्लड वेसल्स, उसके अंदर ये नर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब आगे चलते हैं सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल की सिंपैथेटिक इनर्वेशन किस तरह से हो रही होती है। ज़्यादातर ये जो इनर्वेशन है ये आर्टीरियोल्स की हो रही होती है और वेन्स की हो रही होती है, लेकिन एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि कैपिलरीज तक आम तौर पे ये नर्व्स नहीं पहुंच रही होती। कुछ टिश्यूज़ के अंदर जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं और मेटा आर्टीरियोल्स हैं ये भी इनर्वेट हुई होती हैं, लेकिन आमतौर पे ये आर्टरीज और स्मॉल आर्टरीज और आर्टीरियोल्स तक ही सिंपैथेटिक नर्व्स पहुंच रही होती हैं। अच्छा, अब इसका काम क्या होता है। आर्टरीज के अंदर तो बेसिकली इसने जब कंस्ट्रक्शन कॉज करेगी और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगी। सारी बात है, कंस्ट्रक्शन होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी ब्लड फ्लो के लिए। और जो वेन्स को इसने इनर्वेट किया हुआ है, तो वेन्स को जो कंस्ट्रक्ट करवाएगी, तो वेन्स के अंदर जो ब्लड रिजर्वायर होता है वो आपके पास सर्कुलेशन में ऐड ऑन हो जाएगा और इसमें ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो आर्टरीज में और वेन्स में दोनों को इनर्वेट कर रही है और दोनों को कंस्ट्रक्शन कॉज करवाती है और दोनों के कंस्ट्रक्शन से फर्क नताए जाते हैं। फिर आगे हम चलते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीजेस हार्ट रेट। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की हमने आर्टरीज में देख लिया क्या हो रहा है, वेन्स में देख लिया क्या हो रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि हार्ट रेट को इंक्रीज भी कर रहा होता है, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा होता है, और वॉल्यूम ऑफ पंपिंग को भी ये इंक्रीज कर रहा होता है। फिर ये आता है सिंपैथेटिक डिस्कस कर लिया हमने। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वो क्या कर रही होती है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट काम कर रही है। तो हमने सिंपैथेटिक ने हार्ट रेट को इंक्रीज किया था, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी और इसी तरह से उसकी फोर्स को भी डिक्रीज करेगी। थोड़ा सा उन्होंने जो स्ट्रक्चर है वो पैरासिम्पैथेटिक का भी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। वो स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बताता हूँ कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हार्ट से ब्रेन की मेडुला तक जा रही होती हैं थ्रू द वेगस नर्व्स अलॉन्ग विद द वेगस नर्व्स। वह इसके लिए सिर्फ इतनी सी चीज़ ही है। अच्छा, फिर यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ भी लिखी हुई है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ऑल्दो बॉडी के दूसरे फंक्शन में बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन हार्ट रेट कम करने में, मतलब इस जगह पे इसका इट प्लेज अ माइनर रोल इन रेगुलेटिंग द वैस्कुलर फंक्शन इन मोस्ट टिश्यूज। ठीक, फिर आगे हमने जो 2 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखिएगा, हार्ट से जो डॉटेड लाइन जा रही है ना, ये वेगस नर्व है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जा रहा था। और जो बाकी सारा है, अब ये देखिए, यहाँ से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आई सिंपैथेटिक नर्व्स, और ये थोरेसिक और लंबर स्पाइनल नर्व के साथ निकली। ये बनी आपके पास सिंपैथेटिक चेन, और सिंपैथेटिक चेन 2 तरह की निकली। एक ने इंटरनल विसरा की ब्लड वेसल्स और हार्ट को इनर्वेट किया, और दूसरी ने पेरिफेरल बॉडी की ब्लड वेसल्स को इनर्वेट कर दिया हमारे पास। तो ये चीज़ ये इनर्वेट कर दिया। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस कर ली। उसके बाद आते हैं सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर सिस्टम एंड इट्स कंट्रोल बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
अच्छा, जिस तरह से पहले हमने पढ़ा था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है और पैरासिम्पैथेटिक बहुत कम रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह अब हम मजीद पढ़ रहे हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्टर्स ज़्यादा होते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टर नर्व फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, ट्रिमेंडस नंबर्स में होते हैं, और वेरी फ्यू नंबर ऑफ वेजो डायलेटर्स फाइबर्स होते हैं। तो यानी मेन फंक्शन जो है इसका वो वेजो कंस्ट्रिक्शन ही होता है। ज़्यादातर वेजो कंस्ट्रिक्शन की करवा होती है, बहुत थोड़ी जगहों पर ये वेजो डायलेशन कॉज करवा रहा होता है। Because this sympathetic vasoconstriction effect is especially powerful in kidneys, intestines, spleen and skin, but is much less potent in skeletal muscles and brain. तो ये मैंने डिस्कस कर लिया। फिर आता है वेजोमोटर सेंटर इन द ब्रेन। अच्छा, अब हमने कहा था कि ये ब्रेन से नर्व्स जा रही हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, लेकिन ब्रेन में जो एग्जैक्टली जगह है वो वेजोमोटर सेंटर है जहाँ से ये निकल रही हैं। अब इन्होंने वेजोमोटर सेंटर को फिर डिस्कस किया कि वेजोमोटर सेंटर कहाँ पे होता है, उसकी लोकेशन को डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, इट इज़ लोकेटेड बायलेटरली, पहली चीज़ तो ये बायलेटरली लोकेटेड है। दूसरा, इन द रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ मेडुला एंड द लोअर थर्ड ऑफ द पॉन्स, यानी पॉन्स के लोअर थर्ड एरिया में और मेडुला के रेटिकुलर एरिया में सब्सटेंस के अंदर हमारे पास मौजूद है वेजोमोटर सेंटर। अगर हम डायग्राम के ऊपर देखें तो ये देखिएगा जिन्होंने पॉन्स लेबल किया हुआ है, पॉन्स के लोअर एरिया में ये हमारे पास है वेजोमोटर सेंटर, और मेडुला के रेटिकुलर सब्सटेंस के अंदर हमारे पास है वेजोमोटर सेंटर। अच्छा, अब इस वेजोमोटर सेंटर के फर्दर इसके अंदर बहुत से एरियाज हैं। एक तो चीज़ हमें क्लियर है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन है, इनकी जो नर्व्स निकल रही हैं वो वेजोमोटर सेंटर से निकल रही हैं। लेकिन अब हमने पढ़ा बहुत ज़्यादातर तो वेजो कंस्ट्रिक्टर नर्व्स होती हैं, लेकिन वेजो डायलेटर भी सारी बातें हैं। तो हम अब इसके वेजोमोटर सेंटर के मुख्तलिफ एरियाज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया है वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया। वेजोमोटर सेंटर के अंदर जो वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया है, अच्छा हम इन तीनों एरियाज की लोकेशंस को भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी लोकेशंस हैं। वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया की लोकेशन एंटेरोलेटरल, यानी थोड़ी सी एंटीरियर और लेटरल पार्ट ऑफ द मेडुला। क्योंकि ये भी बायलेटरल है तो दोनों साइड्स पे, यानी लेटरली दोनों साइड्स पे। ये उन्होंने यहाँ पे आपको डायग्राम से शो किया हुआ है कि इसका जो वेजो कंस्ट्रिक्टर पार्ट है ये एंटेरो लेटरल, ये लेटरल शो किया हुआ साइड्स पे, और एंटेरो का मतलब थोड़ा सामने। एंटेरो लेटरल हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया आ रहा है। और अगर आप इसमें देखेंगे वेजो डायलेटर एरिया को, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि एक तो ये भी बायलेटरली है, ठीक है, और इन द एंटेरो लेटरल पोर्शन ऑफ द लोअर हाफ, इसके अपर हाफ के एंटेरो लेटरल पोर्शन में क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया। लोअर हाफ के एंटेरो लेटरल पोर्शन में क्या है, वेजो डायलेटर एरिया। ठीक हो गया। और इसी तरह से इसके जो ये जो सेंटर वाली जगह बन रही है, यहाँ उस सेंटर के एरिया में उन्होंने कार्डियो इनहिबिटर शो किया है। अच्छा, दो एरियाज मैंने आपको बता दिए, वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया और वेजो डायलेटर एरिया। जो थर्ड एरिया है वो है सेंसरी एरिया, और ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरस के अंदर प्लेस्ड है, लोकेटेड बायलेटरली इन द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरस और इन द पोस्टीरियर लेटरल पोर्शंस। अभी तक हमने क्या पढ़े थे, एंटेरो लेटरल पोर्शंस, यानी लेटरल तो थे लेकिन एंटीरियर, और जो सेंसरी एरिया है वो पोस्टीरियर लेटरल पोर्शन में मौजूद है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ था वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया, उसको हमने डिस्कस कर लिया, उसकी लोकेशन को। और जो नर्व्स निकल रही हैं वो ज़ाहिर बात है उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और फिर वेजो डायलेटर एरिया भी डिस्कस कर लिया कि ये लोअर हाफ के एंटेरो लेटरल पोर्शन है, और फिर सेंसरी एरिया को हमने डिस्कस कर लिया कि ये भी हैं तीनों बायलेटरली, और ये इन द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरस में मौजूद है, और इन द पोस्टीरियर लेटरल पोर्शन ऑफ द मेडुला एंड लोअर पॉन्स। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया तीनों एरियाज की लोकेशंस को। अच्छा, नर्व्स की डिस्कशन में वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया से नर्व्स स्प्रेड हो रही होती हैं, और वो स्पाइनल नर्व्स पूरे स्पाइनल कॉर्ड में और वो मुख्तलिफ जगह तक बॉडी के अंदर पहुंच रही होती हैं, क्योंकि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर रही होती हैं। जो वेजो डायलेटर एरिया की नर्व्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया, यानी ये था ना वेजो डायलेटर एरिया, तो यहाँ से नर्व्स डायरेक्ट होती है वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया की तरफ। ये किस तरह वेजो डायलेशन कॉज करता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर को इनहिबिट कर देता है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन कम हो जाता है वेजो डायलेशन ऑटोमेटिकली कॉज हो जाती है। और जो सेंसरी एरिया है, इसको सेंसरी एरिया क्यों कहा है, क्योंकि ये सेंसरी नर्व्स रिसीव कर रहा होता है कहाँ से, वेगस और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से। यहाँ से ये सेंसरी स्टिमुलेशन नर्व सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होता है, और उसके बाद जो इसकी आउटपुट होती है वो रेगुलेट कर रही होती है वेजो डायलेटर एरिया को भी और वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया को भी। इन दोनों को रेगुलेट कर रही होती है सेंसरी एरिया की आउटपुट। तो इस तरह से आपकी जो बॉडी है वो ये वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया वेजो डायलेटर एरिया को रेगुलेट करती है कि जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो आती है सेंसरी एरिया तक, सेंसरी एरिया आगे फिर वेजो डायलेटर एरिया और वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया को
रेगुलेट कर रहा होता है। तो अब ये तो डिस्कस होगी इन तीन एरियाज की नर्व्स। तो ये हमने वेजोमोटर सेंटर के बारे में डिस्कस कर लिया है। फिर आगे हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस पार्शियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल इज नॉर्मली कॉज्ड बाय सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्शन। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर नर्व्स होती हैं उन्होंने हर वक्त कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट किया हुआ था ब्लड वेसल्स को, आज़ाद नहीं छोड़ा हुआ था, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हर वक्त की हुई होती है। अच्छा, ये जो कॉन्टिन्यूस फायरिंग से मुराद है जो नर्व सिग्नल्स भेज रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली भेज रहे होते हैं ना, क्योंकि हर वक्त कॉन्ट्रैक्शन की हुई तो जाहिर बात है हर वक्त कुछ ना कुछ नर्व सिग्नल्स जा रहे हैं। ये जो दिस कॉन्टिन्यूअल फायरिंग इज कॉल्ड एज अ सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर टोन, ठीक। और इन जो कॉन्टिन्यूस नर्व सिग्नल्स हैं इनकी वजह से जो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट होती है ब्लड वेसल्स की, उस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट को हम कहते हैं वेसोमोटर टोन। दो चीज़ें हो गई क्या, एक तो जो नर्व सिग्नल्स जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली उनको हमने क्या कहा है सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर टोन, और उन नर्व सिग्नल्स की वजह से जो पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ब्लड वेसल्स में उस स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या कह रहे हैं हम वेसोमोटर टोन। तो ये लिखा हुआ है दीज इंपल्सेस नॉर्मली मेंटेन अ पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेसोमोटर टोन। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें किस तरह से ये चीज़ पता चली उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सा है, इस डायग्राम से हम उसके एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। इस सारी जगह पे उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आ जाता है हमारे पास डायग्राम। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखनी है, जब भी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होगी तो आर्टीरियल प्रेशर रेज हो रहा होता है। जाहिर सी बात है, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होती है, आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है, एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, डेफिनेट सी बात है। अच्छा, अब बेसिकली हुआ क्या, हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया। जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया तो नर्व सिग्नल्स पहुंच नहीं सके। नॉर्मल कंडीशन में हमने एनेस्थीसिया दे दिया तो नर्व सिग्नल्स कौन से थे, सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर टोन तो कंटिन्यूसली थी ना। जब सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर टोन खत्म हो गई तो क्या हुआ, वो वेसोकंस्ट्रिक्शन जो कंटिन्यूसली मेंटेन हुई हुई थी वो खत्म हो गई, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हुई तो आर्टीरियल प्रेशर फॉल कर गया। ये आर्टीरियल प्रेशर है, आर्टीरियल प्रेशर फॉल कर गया। अब आर्टीरियल प्रेशर का कम लेवल मेंटेन हुआ है। हमने नॉरएपिनेफ्रिन को इंजेक्ट किया। नॉरएपिनेफ्रिन क्या है, एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है। जब तो इसका इफेक्ट हुआ उस वक्त तो फौरन वेसोकंस्ट्रिक्शन हुई और आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया। आहिस्ता आहिस्ता इसका इफेक्ट खत्म होता गया और दोबारा ये मिनट्स है, टाइम है, आहिस्ता 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 नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट कम होता गया और दोबारा हमने देखा कि इतने कम लेवल के ऊपर आर्टीरियल प्रेशर आया था। तो इसका मतलब है कि आर्टीरियल प्रेशर अगर नॉर्मली यहाँ पे मेंटेन हो रहा था तो उसकी वजह एक कॉन्टिन्यूस वेसोकंस्ट्रिक्शन थी जो कॉन्टिन्यूस नर्व सिग्नल्स की फायरिंग की वजह से हो रही थी। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। इसी डायग्राम को उन्होंने यहाँ तक एक्सप्लेन किया है। आगे हम पढ़ते हैं कंट्रोल ऑफ हार्ट एक्टिविटी बाय द वेसोमोटर सेंटर। इसमें बेसिकली ये है कि वेसोमोटर सेंटर रिक्वायरमेंट के मुताबिक हार्ट रेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। अब जो हार्ट रेट को बढ़ाएगा वो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू बढ़ाएगा और जो हार्ट रेट को कम करेगा वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू करेगा, क्योंकि फंक्शन इस तरह से है ना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है, वेसोमोटर सेंटर के जो लेटरल पोर्शंस हैं, वेसोमोटर सेंटर के जो लेटरल पोर्शंस हैं वो आमतौर पे हार्ट रेट को बढ़ाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इंक्रीज द हार्ट रेट एंड द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, उसमें लेटरल पोर्शन इन्वॉल्व होते हैं। और जो मीडियल पोर्शन होते हैं वेसोमोटर सेंटर के वो इन्वॉल्व होते हैं इसको कम करने में। कम किस तरह से करेंगे, ये वेगस नर्व का ही पार्ट उन्होंने बताया हुआ है कि डॉर्सल मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द वेगस नर्व, बेसिकली वेगस नर्व के थ्रू ही वो हार्ट रेट को कम कर रहे होते हैं। तो नतीजा ये निकला कि वेसोमोटर सेंटर जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और हार्ट रेट को डिक्रीज भी कर सकता है। लेटरल पोर्शन इंक्रीज करते हैं, मिडिल पोर्शन डिक्रीज करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से डिक्रीज करता है। ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की हुई है। फिर आगे हम आते हैं कंट्रोल ऑफ वेसोमोटर सेंटर बाय हायर नर्वस सेंटर्स। अच्छा, ये जो वेसोमोटर सेंटर है इसको भी हमारे जो और नर्वस सेंटर्स हैं जो ब्रेन के हायर पार्ट्स हैं वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। यानी वेसोमोटर सेंटर मादर पितर आज़ाद नहीं है कि वो जैसे मर्जी काम करे। वैसे तो हमने देखा है कि वेसोमोटर सेंटर का जो सेंसरी एरिया है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है सर्कुलेटरी सिस्टम से और उसी के मुताबिक काम करता है, लेकिन वेसोमोटर सेंटर के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं कुछ और चीज़ें भी। अच्छा, ये जो बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं और फैक्टर्स हैं जो हायर नर्वस सेंटर्स हैं, ये नर्वस सेंटर वेसोमोटर सेंटर को एक्साइट भी कर सकते हैं और वेसोमोटर सेंटर को इनहिबिट भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। इन सेंटर्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो उन्होंने डिस्कस किया है वो उन्होंने किया हुआ है कि रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ पॉन्स, मेसेंसेफेलॉन और डायएन्सेफेलॉन, ये इन्होंने डिस्कस किया कि पॉन्स, मेसेंसेफेलॉन और डायएन्सेफेलॉन, इनका जो लेटरल और सुपीरियर पोर्शन है रेटिकुलर सब्सटेंस का, यानी इसके रेटिकुलर सब्सटेंस का जो लेटरल और सुपीरियर पोर्शन
वो एक्साइटेशन में इन्वॉल्व होता है, और जो इसका मीडियल और इंफीरियर पोर्शन है वो इन्वॉल्व हो रहा है इनहिबिशन में। अब ज़रा एक दफ़ा मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ इन लेटरल और मीडियल पोर्शंस को। हमने पढ़ा था वेजोमोटर सेंटर का जो लेटरल पोर्शन है वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, और वेजोमोटर सेंटर का जो मीडियल पोर्शन है वो हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं वेजोमोटर सेंटर को कौन सी चीज़ रेगुलेट कर रही होती है। वेजोमोटर सेंटर को रेगुलेट कर रहे हैं रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ पॉन्स, मेसेंसेफेलॉन और डायएन्सेफेलॉन। इस रेटिकुलर सब्सटेंस के जो लेटरल और सुपीरियर पोर्शंस हैं, इस रेटिकुलर सब्सटेंस के जो लेटरल और सुपीरियर पोर्शंस हैं वो एक्साइट कर रहे हैं किसको, वेजोमोटर सेंटर को, और इसके जो मीडियल और इंफीरियर पोर्शन है वो इनहिबिट कर रहे हैं किसको, वेजोमोटर सेंटर को। और फिर आगे वेजोमोटर सेंटर इफेक्ट कर रहा होता है आपके पास ब्लड वेसल्स को, हार्ट रेट को, उन सारी चीज़ों को। तो ये चीज़ हमने एक तो डिस्कस कर ली, पॉन्स, मेसेंसेफेलॉन और डायएन्सेफेलॉन के मुख्तलिफ एरियाज वो किस तरह से इनहिबिट और एक्साइट कर रहे होते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। इसका भी एक स्पेशल रोल है वेजोकंस्ट्रिक्टर सिस्टम के लिए, क्योंकि हाइपोथैलेमस का एक पावरफुल इफेक्ट होता है वेजोमोटर सेंटर के ऊपर। एक पावरफुल इफेक्ट है हाइपोथैलेमस का वेजोमोटर सेंटर के ऊपर। अच्छा, अब इसके भी कौन से पोर्शंस क्या काम करवा रहे होते हैं। पोस्टीरियर लेटरल पोर्शंस जो है वो मेनली एक्साइटेशन करवा रहे हैं, और जो इसके एंटीरियर पोर्शंस हैं वो मेनली इसकी इनहिबिशन करवा रहे हैं, यानी कि माइल्ड एक्साइटेशन के लिए या इनहिबिशन के लिए। माइल्ड एक्साइटेशन को इनहिबिशन इस सेंस में कहते हैं कि मिसाल के तौर पे देखें किसी चीज़ को एक क्वांटिटी से ज़्यादा एक्साइट किया जा रहा है, तो जिस टाइम पे कम एक्साइट किया जा रहा होगा तो उस टाइम पे वो चीज़ नेचुरली थोड़ी सी इनहिबिट हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि एक्साइटेशन कम हो गई है। तो इसलिए लिखा होता है कि माइल्ड एक्साइटेशन, या उसको आप कह सकते हैं इनहिबिट। तो इसके हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर लेटरल पोर्शंस क्या कर रहे हैं, एक्साइटेशन कर रहे होते हैं, और एंटीरियर पोर्शंस इनहिबिशन कर रहे होते हैं किसकी, वेजोमोटर सेंटर की। फिर आगे मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने कहा है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बहुत से पार्ट्स, पहले पढ़ा हमने रेटिकुलर सब्सटेंस, पॉन्स, मेसेंसेफेलॉन और डायएन्सेफेलॉन का, दूसरे नंबर पे पढ़ा हमने हाइपोथैलेमस। अब हम पढ़े कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बहुत से एरियाज, जैसे कि एंटीरियर टेम्पोरल लोब, ऑर्बिटल एरिया ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स, एंटीरियर पार्ट ऑफ द सिंगुलेट गायरस और एमिगडाला और द सेप्टम और द हाइपोथैलेमस, ये सारे भी एक्साइट भी कर सकते हैं, इनहिबिट भी कर सकते हैं वेजोमोटर सेंटर को। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो वेजोमोटर सेंटर को एक्साइट या इनहिबिट कर सकती हैं, यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन इज द सिंपैथेटिक वेजो। अच्छा, नॉरएपिनेफ्रिन हमने आपको याद होगा इस ग्राफ में, यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन को इंजेक्ट किया था, मैंने कहा था ये वेजोकंस्ट्रिक्टर होती है, अचानक वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगी जिसकी वजह से आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। अब वो आपको बता रहा है कि नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली है क्या। नॉरएपिनेफ्रिन इज द सिंपैथेटिक वेजोकंस्ट्रिक्टर न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो हमने पढ़ी है सिंपैथेटिक नर्व जो ब्रेन से आ रही होती हैं, फिर नर्वस स्पाइनल कॉर्ड से निकली, सिंपैथेटिक चेन फॉर्म की और जगह जगह पहुंची। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्व्स की एंडिंग है, यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन ही रिलीज हो रहा होता है। ये नॉरएपिनेफ्रिन किस तरह वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है उसके लिए उसके बारे में लिखा हुआ है कि अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर डायरेक्टली एक्ट कर रहा होता है। ये नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे इफेक्ट कर रहा होता है, और ये रिसेप्टर्स वैस्कुलर स्मूथ मसल्स के होते हैं जो कि वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहे होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं उनमें से एक तो डायरेक्टली जो निकला आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन, इसने पहला काम क्या किया, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे के ऊपर एक्ट करके इसने वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज की। जो दूसरा काम ये कर रही होती हैं सिंपैथेटिक इंपल्सेस, वो बेसिकली एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट कर रही होती है कि वो सिक्रीशंस करें। अब एड्रिनल मेडुला किसी की सिक्रीशन करती हैं, वो भी नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की, इन दोनों की स्टिमुलेशन कर रही होती हैं। नॉरएपिनेफ्रिन का तो फंक्शन हमने पढ़ लिया, यहाँ से भी एड्रिनल मेडुला से भी नॉरएपिनेफ्रिन निकलेगी, उसने यही काम करना है। एपिनेफ्रिन भी कोई जगहों पे यही काम कर रही होती है, लेकिन एपिनेफ्रिन के लिए बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं, यानी एपिनेफ्रिन का वेजोडाइलेशन में भी कुछ ना कुछ हद तक रोल होता है। नॉरएपिनेफ्रिन का तो सिर्फ वेजोकंस्ट्रिक्शन में रोल है और उसके लिए सिर्फ अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन एपिनेफ्रिन के लिए बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स भी होते हैं क्योंकि इसका वेजोडाइलेशन में भी कुछ जगहों पे रोल मौजूद होता है। आगे चलते हैं सिंपैथेटिक वेजोडाइलेटर सिस्टम एंड इट्स कंट्रोल बाय सीएनएस। अब वेजोडाइलेटर सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ उन्होंने इस बॉक्स के अंदर। इसमें पहले वो डिस्कस करते हैं कि कैट्स और दूसरे एनिमल्स में हमने देखा कि जो वेजोडाइलेटर फाइबर्स हैं वो
एसिटाइलकोलिन वगैरह भी सिक्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन ह्यूमंस के अंदर आमतौर पे नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से ही काम चलाया जा रहा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमंस के अंदर कॉज्ड बाय एपिनेफ्रिन से कॉज हो रहा होता है, और वही जारी बात है बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स जो थे जो कि वेज़ोडाइलेशन कॉज कर रहे थे, उन्हीं के थ्रू ये काम हो रहा होता है। और इस सिस्टम को ब्रेन का एंटीरियर हाइपोथैलेमस वो पोर्शन है जो कंट्रोल कर रहा होता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नोट करने की। बाकी तो वो जिन्होंने एपिनेफ्रिन का बताया हुआ है। फिर आता है पॉसिबल रोल ऑफ सिंपैथेटिक वेज़ोडाइलेटर सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वेज़ोडाइलेटर सिस्टम का जो रोल है ना, वो हमने देखा वेज़ोडाइलेशन कहाँ पे हो रही होती है। जाहिर सी बात है जब आपके पास फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है उन एरियाज पे जहाँ पे ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि आपके किडनी के एरिया पे, डाइजेशन के एरिया पे, इन सारे एरिया पे वेज़ो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। और मसल्स और हार्ट जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे थोड़ी सी वेज़ोडाइलेशन हो रही होती है। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वेज़ोडाइलेशन में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता सिम्पैथेटिक नर्व्स का, क्योंकि अगर हम सिम्पैथेटिक नर्व्स को ब्लॉक भी कर दें तो हम देखते हैं कि जो ब्लड फ्लो वो इंक्रीज़ हो जाता है मसल्स के एरिया में, वो लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल के थ्रू। तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस की हुई है। लेकिन उसके बावजूद हाँ, अगर अचानक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, ऐसी सूरत में जो एपिनेफ्रिन है उसका एक कुछ ना कुछ रोल ज़रूर होता है कि वो एंटीसिपेटरी इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो, यानी इनिशियल इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो जो है वो कम से कम ये करवा देता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये काम ज़रूर होता है और ये एपिनेफ्रिन के थ्रू सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़रूर कर रहा होता है। लेकिन वैसे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का वेज़ोडाइलेशन के अंदर कोई ख़ास काम नहीं होता। अच्छा, उसके बाद डिस्कस किया हुआ है इमोशनल फेंटिंग, जिसको हम वेज़ोवेगल सिनकोप कहते हैं। वेज़ोवेगल सिनकोप, इमोशनल फेंटिंग बेसिकली। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि ऐसी कंडीशन आ गई जिसके अंदर एक शॉक कंडीशन आई है, एक इमोशनल कंडीशन आई है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, वेज़ोडाइलेटर बहुत ज़्यादा सिक्रीट हुआ। स्मूथ मसल, ये जो स्केलेटल मसल्स है वहाँ पे वेज़ोडाइलेशन कॉज हो गई, ठीक है। वैसे तो ये कॉज होती है कि अगर किसी इंसान ने कोई फंक्शन करना है, कोई एक्सरसाइज करनी है, लेकिन वैसे ही कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस ऐसी आई है, वेज़ोडाइलेटर सिक्रीट हो गए, उन्होंने वेज़ोडाइलेशन कॉज कर दिया स्केलेटल मसल्स पे भी और हार्ट पे भी। अब क्या होगा, हार्ट पे वेज़ोडाइलेशन हो गई और स्केलेटल मसल्स की जो वेज़ोडाइलेशन है उसकी वजह से जो आर्टीरियल प्रेशर है वो फॉल कर गया। जब आर्टीरियल प्रेशर फॉल किया तो ब्रेन के सिस्टम्स तक प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर नीचे फॉल कर गया है। तो जाहिर बात है ब्लड फ्लो जो है वो इफेक्ट हो गया। इस ब्लड फ्लो के इफेक्ट होने से एक फेंट हो जाता है इंसान, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डिस्टर्बिंग थॉट्स की वजह से इंसान फेंट हो जाता है, और इस फेंट होने को हम कहते हैं, ये जो सारा इफेक्ट है इसको हम कहते हैं वेज़ोवेगल सिनकोप। अच्छा, फिर उन्होंने एक ब्रीफ उन्होंने पाथवे बताया है कि बेसिकली होता इस तरह से है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जब डिस्टर्बिंग थॉट्स आती हैं, उन डिस्टर्बिंग थॉट्स की वजह से वेज़ोडाइलेटर एंटीरियर हाइपोथैलेमस के वेज़ोडाइलेटर सेंटर तक पैगाम जाता है कि जनाब मसला बन रहा है कोई ना कोई। फिर वेगल सेंटर्स ऑफ द मेडुला, वहाँ तक ये पैगाम जाता है, और फिर वेगल सेंटर्स के थ्रू हार्ट तक ये वेगस नर्व के थ्रू जा रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल्सो थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सिंपैथेटिक वेज़ोडाइलेटर नर्व्स ऑफ द मसल्स। यानी कि मसल्स तक जो पैगाम जा रहा है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, और हार्ट तक जो पैगाम जा रहा है वो वेगल नर्व के थ्रू। और ये उन्होंने बेसिकली बताया हुआ है कि ब्रेन के अंदर किस तरह से ये मैसेज हो चलते हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो आपके पास डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रही हैं वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और स्केलेटल मसल्स की वेज़ोडाइलेशन और हार्ट की वेज़ोडाइलेशन कॉज हो रही है। बहुत सिंपल चीज़ थी। आगे आता है रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन द रैपिड कंट्रोल ऑफ आर्टीरियल प्रेशर। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आर्टीरियल प्रेशर के रैपिड कंट्रोल के लिए हमें कई काम करने पड़ते हैं, यानी वेज़ो कंस्ट्रिक्शन भी कॉज करनी पड़ती है और हार्ट रेट को भी बढ़ाना पड़ता है। ये सब कुछ साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं, इकट्ठे हो रहा होता है ताकि काम बहुत तेज़ी से हो सके। तो 3 स्टेप्स बेसिकली उन्होंने बताए हैं, वो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो रही है ताकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाए और आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाए। मैंने पहले आपको बताया था वेज़ो कंस्ट्रिक्शन आमतौर पे आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करती है। दूसरा, जब वेन्स की वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है तो वेन्स के अंदर जो ब्लड रिजर्वॉयर होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल होता है और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाना भी वीनस रिटर्न को बढ़ाता है और हार्ट के रेट को बढ़ाता है। और तीसरा, डायरेक्टली हार्ट को स्टिमुलेट किया जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कि हार्ट अपनी पंपिंग को इंक्रीज करे, कार्डियक पंपिंग इन्हांस करे और ज़ाहिर बात है ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करे। तो इन तरीक़ों से इंस्टेंटेनियसली बहुत रैपिडली ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ किया जाता है। अच्छा, फिर वैसे थोड़ी सी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि
During strong sympathetic stimulation, the heart can pump up to 2 times as much blood as under normal conditions. तो इतना sympathetic stimulation से heart पे असर हो जाता है, जाहिर सी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे होते हैं हम अपने आर्टीरियल प्रेशर को। क्यों? क्योंकि हमने पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम किया है, उसके अलावा हमने वेन्स को स्क्वीज़ किया है, तो बहुत सारे हार्ट रेट को बढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। फिर नर्वस कंट्रोल ऑफ द आर्टीरियल प्रेशर इज़ रैपिड, यही चीज़ हमने डिस्कस की है कि इस नर्वस कंट्रोल की वजह से आर्टीरियल प्रेशर का कंट्रोल इस कदर रैपिड होता है कि विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपका जो आर्टीरियल प्रेशर है वो डबल हो सकता है, और विद इन 10 to 40 सेकेंड्स आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल से हाफ हो सकता है। ये इतने रैपिड रिस्पॉन्सेज हैं, बस ये यहाँ पे उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इंक्रीजेज इन आर्टीरियल प्रेशर ड्यूरिंग मसल एक्सरसाइज एंड अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इसमें बेसिकली नॉर्मल फिनोमेना को उन्होंने डिस्कस किया है कि जब भी आपके पास कोई एक्सरसाइज हो रही है या कुछ इस तरह का स्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाती है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया कि जिस तरह हमने पहले पढ़ा था लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है, तो जो मसल्स होते हैं वो अपनी आर्टरीज को डायलेट करवाते हैं ताकि ज़्यादा ब्लड फ्लो आए। ठीक है ये बातें, लेकिन उनकी लोकल कंट्रोल के अलावा नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा होता है। हमने जब ये जो पढ़ा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन्हीं चीज़ों को सिंपल यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक तो एक्सरसाइज हो गई ना, उसके अलावा स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर भी इन मैनी अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बिसाइड मसल एक्सरसाइज अ सिमिलर राइज इन प्रेशर कैन ऑल्सो अकर। अच्छा, ये जो राइज होता है जो आपके पास स्ट्रेस कंडीशन में या एक्सरसाइज की कंडीशन में, ये जो राइज इन द प्रेशर हो रहा है, इसको हम कहते हैं अलार्म रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? अलार्म रिएक्शन। ये जो आपका राइज ऑफ आर्टीरियल प्रेशर हो रहा है ऐसी कंडीशंस के अंदर। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम फ्राइट द आर्टीरियल प्रेशर समटाइम्स राइज एज मच एज 75 to 100 mmHg विद इन अ फ्यू सेकेंड। इतने थोड़े टाइम के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है आपके पास। 100 mmHg का मतलब वो डबल हो जाता है कहीं सा प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर आपके पास इंक्रीज हो रहा है। इस मैकेनिज्म को हम क्या करें? अलार्म रिएक्शन। तो ये बेसिक चीज़ यहाँ पर डिस्कस की हुई है, इसके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। फिर आते हैं रिफ्लेक्स मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल आर्टीरियल। अब नेगेटिव फीडबैक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म क्या होता है? यानी कि रिफ्लेक्स मैकेनिज्म तो सिंपल है ना, कि अगर कोई भी चीज़ मिसाल के तौर पे आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ा रही है या आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने की वजह से कोई भी चीज़ कॉज हो रही है, तो वो चीज़ जब आर्टीरियल प्रेशर कम होगा तो कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल से समझाता हूँ। हम कई रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे, कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स पढ़ेंगे, बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैं बता रहा हूँ या कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है, मिसाल के तौर पे आर्टीरियल प्रेशर मिसाल दे रहा हूँ 100 से हो गया 120, कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ने 10 केमिकल्स रिलीज़ किए, ठीक है, क्योंकि 120 हो गया। अब जब आर्टीरियल प्रेशर वापस आएगा 100 पे, तो वो 10 केमिकल्स रिलीज़ करने के बजाय वो भी कम कर देगा अपने केमिकल्स को रिलीज़ करना। तो ये होता है नेगेटिव फीडबैक, ये नेगेटिव फीडबैक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। जो पॉजिटिव फीडबैक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है वो इस तरह से होता है कि अगर मिसाल के तौर पे इसने 10 केमिकल्स को सिक्रीट किया, वो 120 से प्रेशर चला गया 140 पे, अब इसने 20 केमिकल्स को सिक्रीट किया और इस तरह दोनों चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। ये होता है पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो आमतौर पे चीज़ को एक जगह पे मेंटेन करने के लिए होता है। इसके तरफ हम डिस्कस करना शुरू करते हैं बेरोरिसेप्टर आर्टीरियल प्रेशर रिफ्लेक्स को, या बल्कि बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है ये एक थोड़ा लेंथी टॉपिक है और ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है चैप्टर हमारा। तो इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर, इसी चैप्टर के पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हम बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को और बाकी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।